नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल तथ्य आज की वीडियो हम देखेंगे कि पूरी भारत के प्रमुख नदियां के बारे में जाएंगे और उसके मुख्य कार्य के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की प्रमुख नदियां के बारे में जानते हैं तो सबसे पहली बात जो है सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी भारत की जो है मुख्य नदी माने जाते हैं। देखिए, सिंधु नदी के साथ और सारी नदी भी है, लेकिन आज हम चलते हैं कि आखिर सिंधु नदी भारत के लिए इतना प्रसिद्ध, इतना मुख्य कारण क्यों है। क्योंकि अभी देखिए, भारत में जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं। भारत के पंजाब और हरियाणा में जो है एक कृषि प्रधान तो प्रदेश है ही, लेकिन वहाँ की खेती जो है कुछ एक विशेष रूप से होती है कि कहा जाए वहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि वहाँ पानी की सहूलियत, जिस क्षेत्र में पानी की अच्छा प्रबंध होता है वहाँ पर चावल की खेती यानी कि धान की खेती जो है बहुत अच्छी हो जाती है, वहाँ धान की पैदावार बहुत अच्छा होता है। तो इसको आज जानेंगे आखिर सिंधु नदी की क्या भूमिका है हमारे देश में जो है एक खेती के क्षेत्र में। देखिए, गंगा जो है भारत की सबसे खूबसूरत, गंगा नदी जो भारत की सबसे खूबसूरत और पवित्र नदी के नाम से माने जाते हैं। गंगा नदी हालांकि जो है दैविक रूप से भी कहा जाए तो हमारे देश में जो है एक दैविक रूप से जो है गंगा नदी को जो है एक माँ के दर्जा दी गई है। हिमालय की नदियाँ में धरती पर उतरने वाली भी यह नदी है। देश के कई राज्यों से होकर के जो है ये गुजरती है। गंगा नदी जो है हिमालय के गर्भ से गुजरती है, जो देश के कई हिस्से से गुजरते हैं, जो पटना किनारे में भी गंगा नदी है। आइए इस बात को हम जानते हैं ताकि गंगा नदी तो पवित्र है ही, क्या गंगा नदी की साफ सफाई का जिम्मेदार सरकार को लेनी चाहिए या नहीं। गंगा कहने के लिए सच में गंगा की पानी जो है शुद्ध बनाया था, क्योंकि देखिए एक बात तो देखिएगा, गंगा के पानी को अगर आप लेकर के किसी बर्तन में रखते हैं तो वो पानी जो है साफ हो जाता है। तो उसमें कुछ लोग का कहना है कि ये दैविक रूप है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें जो है सल्फर का जो है मिश्रण है। सल्फर जब पानी में मिश्रण करते हैं तो वो पानी को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, जिस कारण से जो है होता क्या है, इस वक्त साइंटिफिक तरीका से अगर देखा जाए तो ये सल्फर की क्या होता है, अगर इन्हें जो है एक धार्मिक रूप से कहा जाए तो यह एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसको जब साइंटिफिक तरीका से देखा जाए कि जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ सल्फर की बहुत ज़्यादा खान है, और सल्फर जो वहाँ से जो है गंगा नदी के पानी में मिल जाती है, जिस कारण से पानी को जो है किसी बर्तन में रख देने के बाद भी वो पानी खराब नहीं होते हैं और धीरे धीरे उनकी गंदगियाँ जो है वो साफ हो जाती है। इसको लेकर के जो इसको जो धार्मिक रूप से देखा जा रहा है। सिंधु नदी गंगा नदी से मिलती जुलती कई सारी नदियाँ हैं, जिसमें जैसा कि सिंधु है, झेलम नदी है, चिलौ नदी है और रावी नदी है। गंगा नदी के साथ साथ रावी नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, नदियाँ जितना भी है वो स्त्रीलिंग सबसे प्रिय है, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये ऐसा नदी है जो पुल्लिंग होते हैं, यानी कि पुरुष होते हैं। नदियाँ में भी स्त्री पुरुष का कहा जाए तो सभी नदियाँ जो है स्त्री होते हैं। और ब्रह्मपुत्र देखिए सुनने में भी लगता है ब्रह्मा का पुत्र, जिस कारण से जो ब्रह्मपुत्र को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश के नदियों का हालांकि देश विश्व स्तर पर देखा जाए तो बांग्लादेश को जो है नदियों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए सबसे पहली बात देखिए, बांग्लादेश भारत के पूर्वी साइड में है, जो कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हिंद महासागर से सटे हुए, हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र जो है उससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो है उत्तरी छोर पे बांग्लादेश पड़ते हैं, जो कि भारत के जो है 3 ओर से घिरे हुए हैं। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिनकी सीमा सिर्फ भारत को टच करते हैं, और उसके बाद जो उसका दक्षिणी छोर जो है वो जो है हिंद महासागर के जल से टच करते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि वो जो है चीन से भी आने वाले भूटान से आने वाली नदियां भी वो बंगाल के होकर के जो है हिंद महासागर में गिर जाती है। इस कारण से अधिकतर क्षेत्र जो है बांग्लादेश में जो है वो नदियां में गुजर जाती है। 7 नदियों को पवित्र नदियों की देश के रूप में माना जाता है। भारत में जो है खासकर जो है नदी को जो है धार्मिक रूप से देखा जाता है, उन्हें माँ की तुलना में कहा जाता है। अधिकांश पवित्र नदी जो है पवित्र नदी तालाब कावेरी, वाराणसी, हरिद्वार और नासिक, उज्जैन और पटना। देखिए, हरिद्वार का नाम इसमें प्रमुख इसलिए आता है कि वहाँ पर जो हरिद्वार में लोग जाते हैं अपने कहते हैं कि हरिद्वार में स्नान करने से वहाँ पर जो है अपनी पवित्रता होती है, आत्मा की शांति मिलती है। खासकर लोग जो है साल में एक बार घूमने के लिए, कोई मनोरंजन के लिए, कोई वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं। हालांकि देखिए,
हरिद्वार का जो पानी है उस पानी में कहा जाए तो एक साइंटिफिक तौर पर उसको देखेंगे, क्योंकि ये धार्मिक रूप से आज की दुनिया साइंस में आया है। वहाँ पर देखिए सल्फर जो मिला हुआ है, जिस पानी में सल्फर मिला और उसमें और नहाते वहाँ के पानी गर्म होती है, और ठंड के महीना में भी वहाँ पर नहाने के लिए लोग ऐसे आते हैं, क्योंकि वहाँ जो है सुहाना पल के लिए लोग एंजॉय के लिए भी जाते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में 3 नदियों से मिलने से मिला है। इलाहाबाद की देखिए, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम है जिसमें 3 नदी यमुना, नासिक, यमुना पौराणिक और सरस्वती, यमुना, पौराणिक और सरस्वती 3 नदी मिल करके जो है इलाहाबाद में जो है एक नदियों का संगम बना है। नदियों का संगम ऐसा होता है जिसमें 2-3 नदी एक जगह मिल करके एक संगम बनता है उससे। अब भारत के में लगाया गया भारत में लगभग 400 नदियां हैं। भारत में, पूरी भारत में, यानी कि ले लीजिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी लेक और मणिपुर से लेकर के गुजरात तक के लगभग इसमें 400 नदियां हैं। इतनी बड़ी दुनिया के सबसे लंबी नदी जो है नील नदी के कहा जाता है। नील नदी के बारे में हमने बताए थे, और जो जिसकी लंबाई जो है 6650 km है। नील नदी की लंबाई 6650 km है। यदि इसको मील में कहा जाए तो 4132 मील की दूरी है ये नील नदी, जो कि विश्व के जो है सबसे लंबी नदी के नाम में जाया जाता है। और नदियाँ के क्षेत्र में अगर आते हैं तो देखिए इसमें कुछ न कुछ एक मुद्दा और कहता है कि नदियाँ क्या यूज हमें किस और रूप में कर रहे हैं। नदियाँ हमें हमारे लिए क्या सिर्फ खेती में ही फायदा है या अन्य कार्यों में ही फायदा है। तो देखिए इस बात पर अगर हम चलते हैं तो नदियाँ से हमने जो है बिजली भी उत्पन्न करते हैं। नदियाँ का जो रेत होता है, पानी का जो रेत है, उसमें हम जो है डायनेमो लगा करके उन्हें डायनेमो को पानी की करंट से घुमाया जाता है, और उस घूमने से उसे हम उन्हें इलेक्ट्रिक द्वारा उन्हें बिजली का जमा करता है, जो हमें एक तरह से कहा जाए तो मुफ्त में जो है वो सिस्टम, यानी उनके सामान के खर्चे तो होते हैं, लेकिन विद्युत उत्पादन की जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है वो मुफ्त में होती है। ये एक सहूलियत हुआ। दूसरी खेती हो गया। तीसरी सहूलियत यह है कि हमें नदियाँ से मछली पकड़ करके एक मत्स्य के क्षेत्र में भी हम अपने इकोनॉमिकल को बढ़ाते हैं। कई ऐसे कार्य है जो जिनसे हम नदियाँ से जो है मुक्त में रहते हैं। हालांकि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर जो है हिंद महासागर का पानी है, तो उससे होता क्या, वहाँ की जो व्यावसायिक है, एक मछली के उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में, जैसे कि देखिए अभी झारखंड ले लीजिए, सपोज कीजिए झारखंड एक राज्य है जो कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड में वहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ अगर हम कहेंगे कि झारखंड भी एक कृषि प्रधान राज्य है तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है। तो पहाड़ है तो वहाँ पर क्या है, फैक्ट्री लग गई है, यानी कि वो बता दो पूरी वहाँ की जो है सिचुएशन को डेवलप करना पड़ता है। आप इसी देखते हुए हमें कहने का सटीक तरीका यही है कि जैसे चीन अभी जो है चीन डेवलप कर रहा है, उनमें जो है वहाँ की ये है कि वहाँ की जनसंख्या ज़रा हो गई थी, जिस कारण से उन्हें खेतियाँ नहीं करी थी, उसने टेक्निकल क्षेत्र पर बढ़ावा दिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जनसंख्या अभी एवरेज है, उसके बाद भी हमारे यहाँ खेती भूमि की कोई कमी नहीं है। हमें जो है हमें क्या करना चाहिए, तो कृषि कर रहे हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए हमें अगर विदेशी व्यक्ति को यहाँ लाना है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस का अगर निर्माण करेंगे, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हम कुछ पैसा देश की टीसी टैक्स का पैसा जो हम वहाँ खर्च करते हैं और वहाँ से यहाँ तक एक पुल बनाया जाएगा, तो होगा क्या, इनसे जो हमारे टूरिस्ट प्लेस के क्षेत्र में होगा, जिससे इकोनॉमिकल कम बढ़ेगा। इस बात को हमने कई बार में हर मुद्दा पर हमने इस बात को उठाया था, क्योंकि वो मुद्दा ही हमारे देश की प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। आपको इस बात से मानना पड़ेगा कि हमारे टूरिस्ट प्लेस में जो है अगर जैसे ही वृद्धि करेंगे तो देश में वो फालतू व्यक्ति कहिए जो जिन्हें पैसा जो है पैसा अंदर काट रहा है, वो व्यक्ति जो है पैसा को गलत जगह पर खर्च करके ऐसा जगह पर खर्च करेगा जिसका टैक्स का पैसा जाएगा सरकार को जाएगा, और टैक्स जैसे ही सरकार को टैक्स जाना शुरू हो जाएगा तो इनसे होगा क्या, देश की डेवलपमेंट पर, देश की महंगाई पर लगाम लगेगी, देश की शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, देश की स्वास्थ्य बढ़ेगी। दूसरी बात, एक बात तो और है, अब नेताओं लोग को तो सवाल करना ही पड़ता है, मजबूरी है हम लोग की भी, कि जब देखिए आप अपने वेतन को
50% अगर नेता के वेतन को बढ़ा दिया जाए, सांसद के कमरा रहने की जो सुविधा है उसमें अगर 50% कटौती कर दिया जाए तो 1 महीना रहेगा, सबका कटेगा, पक्ष और विपक्ष का आंदोलन कौन करेगा? लेकिन ऐसा करेगा नहीं। अगर ये कटेगा, उस टैक्स का पैसा को अगर हम इस पर देश के इंडस्ट्रियल पर लगाएंगे, अगर उसी पैसा को देखिए, आप मान चलिए एक इंटरव्यू में आप किसी को पूछा जाएगा कि अगर आपको कुछ देर के लिए, मान सपोज कीजिए 1 महीना या 2 महीने के लिए अगर आपको संसद में जगह दिया जाए और आपके हाथ में सारी जिम्मेदारी दे दिया जाए, आप क्या करेंगे? तो जितना भी सांसद और विधायक है उसके 50% वेतन को कम कर दिया जाए। क्या जरूरी है हमें 5 लाख 4 लाख रुपया महीना लेने की? 2 लाख से भी तो आपको एक नॉर्मल जिंदगी, क्योंकि हमारी देखिए हमें सबको समानता का अधिकार है और सबको समान लेकर चलना पड़ेगा। तो वहाँ पर होगा क्या कि उस टैक्स के पैसा को और इधर लगाएंगे तो हमारी महंगाई का घटेगी, जिससे हमारी गरीबों की चेहरे पर मुस्कान जरूर खिलेगी। इसके बारे में कल वीडियो हम कल या परसों हम इस बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।